मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है और हर्ष का कि इसलिए इस अवसर पर मुझे सूत्रधार मंच संचालन आदि की भूमिका सौंपी गई है। मगर मैं ईमानदारी से आपसे निवेदन करूं, न तो ये मेरा अनुभव है न मेरा स्वभाव है, और ये मैं कम से कम मानने को तैयार नहीं हूँ। और मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथि और गणमान्य व्यक्ति जो सभागार में हैं स्वीकार करेंगे कि हेमंत 60 के नहीं हैं। हेमंत ने परसों पूछा एक बार कि आपको लगता है मैं 60 का हूँ, तो मैंने कहा सर पे जो आपने नकली सफ़ेद बालों का विग पहना है उसे उतार दें तो आपकी असली उम्र सामने आ जाएगी। उसके अलावा मेरे मन में जो छवि हेमंत की है वो हेमंत 60 के नहीं, हेमंत 8 के हैं। जब हेमंत पाठशाला में थे और एक छोटा सा कंकर उठाकर अपने गुरुदेव के अंग विशेष की ओर प्रक्षेप करते थे कि कंकरिया मार के जगाया साकार हो जाए, मुझे लगता है वो उनकी चुहलबाजी, वो उनकी शरारत आज तक छूटी नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति उनसे उनके परिचय से मोहताज नहीं है। सब लोगों ने इस पुस्तक में अपने अपने संस्मरण लिखे हैं। मैं आप निवेदन करूँगा कि दीप प्रज्वलन के साथ हम इस प्रक्रिया को शुरू करें और फिर जो आप कहते हैं क्षण क्षण किया है उस कृष्णनाथ जी पांडे, श्री पंडित राजेंद्र मिश्रा, पंडित अंजू कुमार पांडे, पंडित देव टेकनाथ जी, पंडित विजेंद्र मिश्रा जी, पंडित देवभूषण जी आकर कृपया वैदिक मंत्रोच्चार करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो मृगजरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। अन्नपूर्णा विशालाक्षी तमेत विश्वेश्वर प्रसादेन आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धिरस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वेद पाठ के लिए सभी आचार्यों का आभार व्यक्त करने के साथ में के वेंकटरमण गणपाठी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनका परिचय उस क्रम में तत्काल नहीं हो पाया था। मैं आभार व्यक्त करने के साथ ही सुश्री अभिलिप्सा से अनुरोध करूँगा कि वो आकर शिव स्तुति करें। सबसे पहले तो जो मंचासीन अतिथिगण हैं उनको मेरा नमस्कार, और जो सामने बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। क्योंकि बाबा की नगरी में हूँ, महादेव की नगरी में, सिर्फ महादेव की नगरी ही नहीं है। जो वाराणसी के हैं उन्हें पता होगा नमः पार्वती पतये क्यों कहते हैं, क्योंकि महादेव की नगरी के साथ साथ माँ की भी नगरी है और हर के साथ साथ हरि की भी नगरी है। तो जैसे कि सर ने कहा, शिव स्तोत्र, शिव गुणगान जयकारे के बिना अधूरा है। तो एक बारी उसी वाराणसी स्टाइल में नमः पार्वती पतये। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भोले के दास हैं। सिर्फ यही अर्जी है भोले के सामने कि हम पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। बड़ा भले हो जाए कितना शिव के आगे छोटा, पुष्प चढ़ाएगा पिंडी पे या जल का एक लोटा। भोला है मस्त मलंगा, बांधे जटा से गंगा, उसको क्या जल चढ़ाए रे। तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है। तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है। तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता
वाराणसी की यही बात सबसे खास लगती है कि आप सिर्फ नमः पार्वती पते तक बोलिए, बाकी का सामने वाले बोल देंगे। बाकी जगह मेरे को पूरा बोलना होता है, पर ये वाराणसी का ठाठ है। तो जिस संगीत से, जिस गाने से आप सबने मुझे पहचान दी, आप सबने इतना प्यार दिया, मैं आप सबके पास पहुंच पाई। सुनेंगे? पर साथ में मेरे को तालियां चाहिए होंगी, ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपके साथ बंधी हुई हूँ। एक बार ये एकदम जोश के साथ, पीछे वालों का आवाज नहीं आ रहा। नमः पार्वती पते हर हर। बस साथ में तालियां चाहिए होंगी। हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करने बोल रही। अपने मंचस्थ अभ्यागतों का एक औपचारिक स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी रामदेव जी का स्वागत के क्रम से प्रारंभ करेंगे। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय वीणा भाभी जी से कि वे पूज्य स्वामी जी को पुस्तक संच, शॉल, पटका और एक पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। पूज्य स्वामी रामदेव जी का स्वागत करेंगी आदरणीय वीणा भाभी। भैया और पूज्य स्वामी जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप एक लड्डू गोपाल का प्रतीक चिन्ह देंगे शरद शर्मा जी। मैं शरद भैया से आग्रह करता हूं कृपया आएँ। हमें इन सब वक्ताओं को सुनने के हम बड़े अधीर हो रहे हैं, इसलिए मैं सबसे आग्रह करूं कृपया तत्काल हम सबका ये स्वागत का क्रम पूर्ण करेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं ईशानी शर्मा जी से, वे आएँ और आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब का स्वागत करें। पुस्तक संच, शॉल, पटका और पुष्पगुच्छ से द्वारा ये आत्मीयता और कृतज्ञता के पुष्प आपको समर्पित हैं। और काशी के प्रसन्न नागरिक माननीय अशोक तिवारी जी से मैं आग्रह करता हूं कृपया स्मृति चिन्ह दें आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का स्वागत करने के लिए मैं सौरभ शाह जी को आग्रह करता हूं कृपया आएं। आपका हार्दिक स्वागत है।
वीडियो पहले से जल्दी बताओ कितनी बात। जल्दी लिखो। और स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान करेंगे। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के स्वागत के लिए मैं सिद्धार्थ गुप्ता जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएं, पुष्पगुच्छ पुस्तक संच देकर उनका स्वागत करें। मैं अनुराग कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को लड्डू गोपाल देकर उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं, मनीष टंडन जी से कृपया आएं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु भैया से मैं आग्रह करता हूं कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी को लड्डू गोपाल देकर उनका सम्मान करें। साठ के हेमंत के संपादक डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर वी.डी. तिवारी जी को आग्रह करता हूं, कृपया आएं और उनका स्वागत करें। डॉक्टर वी.डी. तिवारी जी आइए सर। पुष्पेश पुस्तिका गोविंद केशव। आपका स्वागत है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी के स्वागत के लिए मैं श्री गोविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आइए। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी का स्वागत। समारोह के केंद्र बिंदु आदरणीय हेमंत भैया के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं संतोष अग्रवाल जी को। आइए संतोष जी। इसी क्रम में बुलाएंगे। इसी पहले अभी मामा कहाँ हैं?
ये जो आप यहाँ संयोजन देख रहे हैं कला पक्ष, वो यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार कलाकार मनीष खत्री जी द्वारा सब ये संयोजन किया गया है। उन्होंने बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाए हैं हमारे मंचस्थ अभ्यागतों के। मैं उनसे आग्रह करता हूँ सबसे पहले पूज्य स्वामी रामदेव जी को उनका एक पोर्ट्रेट भेंट कर उनका सम्मान। नरेंद्र जी, यहाँ सोच विचार के काशी अंक 1 से 14 प्रकाशित हुए। मैं उनसे नरेंद्र नाथ मिश्र जी से आग्रह करता हूँ कृपया साथ साथ यह भी क्रम पूरा होता रहे। चलिए, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का यह पोर्ट्रेट है। चलो चलो आगे अभी हाँ अभी आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का, इसके बाद आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, श्री उमेश प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी, मनीष जी डॉक्टर उमेश प्रसाद जी को दीजिए उनका पोर्ट्रेट। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी, भाई साहब कृपया अपना पोर्ट्रेट आप स्वीकार करें। बस केवल डॉक्टर हेमंत शर्मा जी को और दे दीजिए एक पोर्ट्रेट। डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, अभी करा। अरे प्रभात जी का भी पोर्ट्रेट है और इस पूरे कार्यक्रम के जनक प्रभात जी हैं, तो वो भी उनका भी मंच पर स्वागत करेंगे। इस विधिवत औपचारिकता स्वागत क्रम के बाद मैं शब्दों से आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। प्रभात प्रकाशन सचमुच आनंदित है, अभिभूत है आपके आगमन से। यहाँ पर जो सब लोग बैठे हैं, ये एक तरह से इनको मैं हेमंत जी का एक बृहद परिवार कह सकता हूँ। इसलिए मैं अंतर्मन से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेमंत जी उत्सव प्रियता का दूसरा नाम है। वो पर्याय हैं दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहने की। स्वागत के क्रम में अंतिम एक काम है। अभिलिप्सा को आपने अभी सुना, इतना सुंदर उसने गायन किया। मैं स्वागत के लिए आग्रह करता हूँ आदरणीय संजय शर्मा जी से भी आएँ और संजय शर्मा मामा जी, गुड्डू मामा आप आइए, अभिलिप्सा का स्वागत कीजिए। इतनी सुंदर प्रस्तुति से उसने हमको भाव विभोर कर दिया। शिव स्तुति का यह जो आज स्वरूप हमने देखा वह अद्भुत है। हार्दिक स्वागत है।
बहुत बहुत स्वागत है आप। देखिए, इसे कहते हैं कला का सम्मान। सब लोग आकर इस बालिका का स्वागत कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ पुस्तक के संपादक डॉक्टर साहब से, जो बाल सखा रहे हैं हेमंत जी के, जो उन्होंने उनके सपनों में, संघर्षों में साझा किया है, और ये पुस्तक का सपना उनके कारण ही साकार हुआ है। मैं सविनय निवेदन करता हूँ आए और उस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। विशाल कक्ष में जो हेमंत जी को स्नेह करने वाली और सम्मान करने वाली काशी के सुबुद्ध नागरिक हैं, उनका मैं अपनी तरफ से, मंच की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये गड़गड़ाती हुई तालियां और उठे हुए सिर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जितना हेमंत जी काशी को प्रेम करते हैं, उससे कम काशी के वासी उनका स्वागत, सम्मान और उनसे प्रेम नहीं करते हैं। इस बात का आज का समारोह सबूत है। आज के इस सारस्वत अनुष्ठान में सबसे पहले मैं हेमंत के पूज्य पिताजी को इस पूरे आयोजन की तरफ से, पूरी सभा की तरफ से प्रणाम करता हूँ और इस आयोजन को उनकी विरासत के विस्तार के रूप में मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग में उनका अधिष्ठित जो स्वरूप है, इस आज के आयोजन से जरूर आह्लादित हो रहा होगा। और यही वह सूत्र है जो इस धरती के आयोजन को गरिमा प्रदान करके स्वर्ग से जोड़ता है। आज का आयोजन केवल पार्थिव ही नहीं है, इस कारण से यह स्वर्गिक भी हो जाता है। मुझे इस पुस्तक के परिचय के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस पुस्तक में हेमंत जी का परिचय जरूर है, लेकिन इस पुस्तक में हेमंत जी सीमित नहीं हैं। पुस्तक छपते छपते और पुस्तक छपने के बाद भी मैंने देखा इस पुस्तक की सीमाओं को उलांघ करके वो बार बार बाहर निकल आते हैं, बाहर कूद आते हैं और उनको पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। अगर वे केवल एक व्यक्ति होते तो भी उनका परिचय एक किताब में समेट पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हेमंत जी केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, वे एक व्यक्तित्व हैं। और व्यक्तित्व तब पैदा होता है जब वैयक्तिक इकाई जो है वह मिट करके सामूहिक सत्ता में विलीन हो जाती है, तब एक व्यक्ति की जगह एक व्यक्तित्व पैदा होता है। हिंदी साहित्य में दो तरह के लेखक जो है वह पहचाने जा सकते हैं। एक उस तरह के लेखक जिनका व्यक्तित्व उनके लेखन में ही समाहित हो जाता है और कुल मिला करके उनका लेखन ही उनका व्यक्तित्व भी बनता है। दूसरे तरह के वे लेखक होते हैं जिनका व्यक्तित्व उनके लेखन की सरहदों को और उसके स्वरूप को बार बार लांघ जाता है, उससे बाहर निकल आता है और उसका व्यक्तित्व उनके लेखन को
आच्छादित कर लेता है और बार बार उनके लेखन के मूल्यांकन में हस्तक्षेप भी करता है, जैसे कि भारतेंदु और निराला का व्यक्तित्व उनके लेखन को प्रायः आच्छादित कर लेता है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हेमंत जी भी उस दूसरे तरह के लेखकों की परंपरा में आते हैं जिनका व्यक्तित्व लेखन को आच्छादित कर लेता है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे इतने मित्रवत्सल और पर दुख कातर हैं कि किसी की भी पुकार पर वे वहाँ पहुँच ही जाते हैं, और जहाँ पहुँच जाते हैं आप देखेंगे कि उसके दरवाजे पर अगर दुख का पहाड़ भी पड़ा हो तो हेमंत जी जाएंगे और उसको अपनी उंगली पर उठा लेंगे। आपके आगे दुख नहीं टिकने पाएगा। आपके घर में कोई छोटा सा भी सुख हो, हेमंत जी आएंगे और उसको इतना बढ़ा देंगे कि उसमें आपका अपना वजूद ही हिला जाएगा, खो जाएगा। और जो व्यक्ति, एक आदमी अगर केवल अपनी आँखों से भी सपना देखने में सफल हो जाता है तो उसको यह दुनिया भूल नहीं सकेगी। लेकिन हेमंत जी हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपनी आँख से ही नहीं सपना देखते हैं, जो भी आँखें सपना देखना जानती हैं वे सारी की सारी आँखें हेमंत की आँखें हैं और उन सारी आँखों से वे सपना देखते हैं। उस सपने के बारे में मैं कुछ क्या कह सकता हूँ। मित्रों, मैं एक अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि हमारे बीच में हेमंत का होना एक मनुष्य की लुप्त होती हुई प्रजाति का साक्ष्य है। हेमंत का होना एक लुप्त होती हुई मनुष्य की प्रजाति का साक्ष्य है। वे हमारे बीच में बने हुए हैं तो वह खोई हुई विरासत उपस्थित है और उनका, मुझे लगता है कि उनका जो समूचा का समूचा जो लेखन है वह भारतीय स्मृति में शिवत्व और रामत्व के प्रसार का जो है वह परीक्षण है। और मैं समझता हूँ कि यह एक तरह से भारतीय अस्मिता की वे आधुनिक संदर्भ में सम्यक पहचान भी कराते हैं। इसलिए उनका हमारे बीच में होना, बने रहना और विकसित होते रहना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। आज के अवसर पर उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी भेंट है मेरे पास, इसे मैं हेमंत जी को समर्पित करके अपने स्थान पर चला जाऊंगा। जय हिंदी, जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री कुंदन यादव को, जो भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अफसर हैं, संयोगवश जेएनयू के स्नातक रहे हैं, परास्नातक रहे हैं, शिष्य हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल के, साहित्य अनुरागी हैं। वो पुस्तक के बारे में कुछ कहें। आप सभी को मैं पूरे विनम्र भाव से प्रणाम करता हूँ।
कुछ भी कहने से पहले ये बोल दूं कि यूं ही कोई हेमंत नहीं हो जाता, क्योंकि हेमंत जी मित्रता का प्रतिमान गढ़ते हैं। अभी जैसा कि उमेश जी ने बताया कि वो जंजीर फिल्म के पठान भी हैं कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और मैं उनके साहित्य को एक विद्यार्थी के भाव से देखता हूं, इसलिए अपनी बात उनके लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा कहूँगा कि मेरी लेखकी जीवन में जो उनका टच है, पहली समीक्षा उन्होंने लिखी थी। तो मेरे मोहल्ले में एक राधे पहलवान होते थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि उन जिनकर मलपट ठोक देलन वो पहलवान हो गए। तो हेमंत जी ने जिसकी समीक्षा लिख दी वो लेखक हो गया। उसके बाद मेरी पुस्तक बेस्ट सेलर के तौर पे रही। और ये मिडास टच होता है जो यूं ही नहीं पैदा होता है, बड़े लंबे समय के संघर्ष से, अध्यवसाय से, अध्ययन से पैदा होता है, जिसको कबीर की भाषा में कहें तो चंदन से जो विष जुर्भेला, बिगरी बिगरी सो चंदन फैला, गंगा से जो नीर मिलेला, बिगरी बिगरी गंगोदक फैला, और पारस से जो लोह छुएला, बिगरी बिगरी सो कंचन फैला। तो हेमंत जी के सानिध्य में जो आएगा वो क्या होगा और क्या बन जाएगा, मैंने इसमें अपनी बात कह दी। अब आप देख लें कि किसी पुस्तक को इतने लोग लिख रहे हैं जिनकी यहाँ तस्वीरें लगी हैं, तो उस व्यक्तित्व के बारे में 5 मिनट में कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे यज्ञ की एक कविता है असाध्य वीणा, उसमें क्रीड तरु का जिक्र है, जिसके करी सुंडों सी डालें फैली थी, जिसके जड़ जो है पाताल लोक तक फैली थी और पूरे वर्षा में हिम यूथों का परित्राण करती थी, उस तरह का जिनका व्यक्तित्व है। अब इनकी रचना प्रक्रिया पर बात करें तो पूरे लॉकडाउन में, जबकि भारत सरकार का आदेश था कि डिप्टी सेक्रेटरी और ऊपर के अधिकारी ही ऑफिस जाएंगे, बाकी कोई आएगा नहीं, काम होता नहीं था, तो मैंने पूरा साहित्य पढ़ा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बल्कि उस पर बहस विमर्श भी कर सकता हूँ कि हेमंत जी क्लासिक रचते हैं। क्लासिक वो भी 2 क्लासिक। काशी और अयोध्या हमारी भारतीय परंपरा में बड़ी पवित्र नगरी है, और जो माइलस्टोन इन्होंने लिख दिया, न भूतो न भविष्यति। युद्ध में अयोध्या पर चश्मदीद, और देखो हमारी काशी। आप ये समझ लें कि इस पे, बनारस पे, यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा पे, विद्वानों पे बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पात्रों को लेकर के, जिनसे कि उनका व्यक्तित्व इतना व्यापक बनता है कि हर आदमी उनके संगत में रहना चाहता है। वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी किताब नहीं मिलेगी। इनसे हर आदमी क्यों जुड़ना चाहता है, उसके लिए मुझे भर्तृहरि का एक श्लोक याद आता है, वो अच्छा सज्जन संग में पर गुरु प्रीति, गुरु नम्रता, भक्ति शूलिनी से लोकापवादा भयम, शक्तिरात्मने विद्यायाम विष्णम संसर्ग मुक्ति खिले, तेषे येषु निर्मल गुण वसंता तेभ्यो नरेभ्यो नमः। तो भर्तृहरि ने 2000 साल पहले किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर इस श्लोक की रचना की होगी। आज 2100 साल बाद मैं उस गुणों से भरपूर एक व्यक्तित्व को आज मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबको अपनी इसी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर इदिवर से, जो कवि हैं, उपन्यासकार हैं, ललित निबंधकार हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और वो बहुआयामी हेमंत जी के बारे में कुछ कहें। सम्मानित मंच, बहुत थोड़ा सा समय है। हेमंत बहुकोणीय व्यक्तित्व और कृतित्व वाले हैं, इसलिए इन पर बात करना बहुत आसान नहीं है। एक कोण की ओर जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो दूसरा कोण हाथ से फिसल जाता है, इसका भय बना रहता है। मैं आज तो शुद्ध रूप से, मैं जो मेरा मूल कर्म है आलोचक का, उस हैसियत से इनके कृतित्व पर बात करना चाहता था, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा प्रभात जी से कि कभी ऐसी गोष्ठी रखिए जो हेमंत के कृतित्व पर, जिस पर आलोचकीय चर्चा हो, तब उन पर बात हो सकेगी। इस मेला में और ये 5 मिनट में उन पर बात जो है नहीं हो सकेगी। फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि हेमंत काशी के एक ऐसे नक्षत्र हैं
जो इस धरती से उद्भूत होकर आकाश की कक्षा में स्थापित हो गए। इसलिए इनकी ऊंचाई पर बात करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। वो इतना ऊंचा है कि वो बड़े आसानी से देखा जा सकता है और लोग उसको देख लेते हैं। मैं इनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ और इसलिए जानता हूँ कि इनके परिवार के साथ जो मेरा अपनापन रहा है वो शायद इस जीवन में और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जीवन में भी जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसके मानस में स्मरणीय है। हेमंत एक ऐसे लेखक हैं जिनको साहित्य का संस्कार मिला है, कलम जिनको विरासत में मिली है, और इसलिए सहज सरस भाषा में चुटीलापन, भाषा ऐसी जो कभी नस्तर लगाती है, जो कभी पिन से चुभती है और जो कभी एक रस में सराबोर कर देती है। ये जो विरासत में उन्हें मिला है वो इसलिए मिला है कि ये मनु शर्मा के पुत्र हैं। सांस्कृतिक चेतना और परंपरा की अग्रगामिता के अद्वितीय कथाशिल्पी। मैं बहुत जल्द ही इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं कि कथा में जो कल्पना शक्ति है, उस कल्पना शक्ति को गढ़ने में, कथा को प्रस्तुत करने में जो महारत मनु शर्मा को हासिल है हिंदुस्तान के किसी उपन्यासकार में, वो महारत जो है नहीं। मनु शर्मा, जैसा कहा गया है कि पुत्र जो है पिता के अस्तित्व का विस्तार होता है, हेमंत शर्मा मनु शर्मा के विस्तार हैं। अब बहुत सारी बात कहना चाहता था उस विस्तार में, किस तरह से प्राचीनता का, भाषा का, कल्पना का और लेखन का परिष्कार होकर के नवोन्मेष बन गया है। इसे कहने के लिए उनकी पत्रकारिता और उनके साहित्य या उनके लेखन को खंगालना पड़ेगा, जो खंगालना मैं बंद करूंगा क्योंकि समय नहीं। इतना ही कहूँगा कि इनकी पत्रकारिता की जो पारी शुरू हुई जनसत्ता से लखनऊ के, हम जैसे लोग उसके दृष्टा और साक्षी। और मैं एक बात और कह दूं कि अब जो पीढ़ी जब ये शुरुआत दौर में गए थे लखनऊ में, और जो पीढ़ी बैठ करके जो है हिंदी प्रचारक संस्थान में कभी इनकी रिपोर्टिंग से आनंदित होती थी, कभी इनकी रिपोर्टिंग से जो है चमत्कृत होती थी, रोमांचित होती थी, उस पीढ़ी का शायद आखिरी व्यक्ति मैं ही बचा हूँ। इसलिए वो शुरुआती दौर का मैं दृष्टा और साक्षी हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, पत्रकारिता बड़े जोखिम का काम है, बिना जोखिम उठाए पत्रकारिता नहीं होती। जो कारसेवकों पर गोली चली थी 91-92 में और उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे हेमंत शर्मा, उस समय जो है वो जो अयोध्या की गली थी वो बिल्कुल चूहेदानी बन गई थी, दोनों तरफ पुलिस थी, बीच में कारसेवक पड़ गए थे। उसमें एक विदेशी महिला रिपोर्टिंग कर रही थी, उसको पुलिस ने एक झापड़ मार दिया। हेमंत शर्मा तन करके उसके सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने उस पुलिस वाले को जो डांट पिलाई, वो जो है उसकी चर्चा हम लोग हिंदी प्रचारक में करते रहे। ये इनके शुरुआती दौर की पत्रकारिता की बात कह रहा हूँ। ये जोखिम उठाने की क्षमता जो है शुरू से इनमें थी। और बाद में उस महिला ने जो है कहा कि ठीक है पुलिस को कि आपने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं, और इनको लेकर के जो है वो चली गई। बड़ा होने के नाते आज की तारीख में, आज के समय में आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। पुस्तक के लोकार्पण की वेला आ गई है। एक संक्षिप्त सूचना उसके पहले, पुस्तक आज विशेष मूल्य पर 500 रुपये मात्र पर सभागार के बाहर सुलभ है। और न केवल यह पुस्तक बल्कि हेमंत जी का समग्र साहित्य है वो भी आज विशेष मूल्य पर पाठकों को, रसिकों को, सुधीजनों को सुलभ होगा। हम लोग चलें लोकार्पण।
मैं बड़े स्नेह और आदर के साथ भाई कुमार विश्वास को आमंत्रित करता हूं, जो साक्षात जिनकी जिह्वा पर सरस्वती वास करती है। और भाई साहब, आप सबको प्रणाम करता हूं। सभागृह में जो नीचे लोग बैठे हैं वे सब इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन सब का उल्लेख आवश्यक है, लेकिन समय की सीमा है और मुझे बताया गया है कि समय की सीमा में अपनी बात कहनी है। मैं जितने भाषण मैंने सुने प्रिय कुंदन गंडासा गुरु और हमारे इंदिवर जी और उससे पहले भी जो लोग बोले, सबका मुख्य कथ्य हेमंत जी रहे कि हेमंत जी ऐसे हैं, हेमंत जी की मैत्री ऐसी है। और मुझे लगता है कि काशी का फलक इतना बड़ा है, क्योंकि मेरा यहाँ बोलना और ऐसी विद्वत विभूतियों में बोलना, काशी में बोलना लगभग ऐसा ही है जैसे हंसों की सभा में कोई बगुला भी पहुँच जाए और उसे भी सुनने के लिए लोग उत्सुक हों। काशी एक संस्कार है, काशी एक जीवन शैली है जिसको जीने वाले लोग एक जैसे होते हैं। हेमंत जी नोएडा और काशी के ध्रुव के बीच फंसे हुए मैंने उन्हें देखा है। नोएडा के वैभव में और वहाँ की जो भी, चूँकि महाभारत में महर्षि व्यास ने जो मनुष्य के बल बताए हैं, उनके वो सारे बल हेमंत जी में हैं। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, बहुत लोगों के पास बाहुबल होता है, एक विशेष बल लोगों पे छूट जाता है, अमात्य बल। इस देश के जितने अमात्य कक्ष हैं, चाहे वो कितनी भी शीर्ष के हों, वहाँ हेमंत जी का विधिवत आना जाना है, आवागमन है, वो अमात्य बल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हेमंत जी होना है, मैंने इन्हें नोएडा में बेचैन देखा है काशी के लिए कि वहीं जाना है, वहीं आना है। काशी में कोई भी पुकार ले, किसी की लड़की की शादी हो, किसी के लड़के का मुंडन हो, और उसके पिताजी दिवंगत हो गए, लेकिन वो 15 दिन बाद मिला, इन्होंने कहा कि बाबूजी नहीं रहे। बोले तू बुलाया नहीं मेरे को? उसने कहा जब आ जाइए तो ये पहुंच जाएंगे। वो खुद भूल चुका है उसके पिताजी मर गए। पर हेमंत जी को काशी आने का बहाना चाहिए। तो मैंने इस बात पर पिछले 10-1 वर्ष में बहुत शोध किया कि ऐसा इसमें क्या है। हमारे अंदर जो एक रसमयता की डोर थी, जो भारतीय होने और काशी का नागरिक होने के कारण बड़ी प्रांजल होती थी, उस पर इस नए जमाने की जितनी तकनीक है उसने बड़ा हमला किया है। हमारे मीडिया के जितने मित्र हैं, ये इसलिए तो आए ही हैं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता के एक बड़े शलाका पुरुष से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए भी आए हैं कि एक बड़ी शिवजी की बारात जैसा आयोजन है, जिसमें स्वामी रामदेव भी हैं, जिसमें कुमार विश्वास भी है जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, जिसकी कक्षा तय नहीं हुई है कभी कहाँ जाना है, और जिसमें प्रोफेसर साहब भी हैं, जिसमें ब्रजेश भाई भी हैं। तो इनके फोटोग्राफर भी लगातार इस निगाह में थे कि कोई ऐसा एंगल का फोटो निकले कि ब्रजेश जी ने मेरे कान में कुछ कहा, कुमार ने दिए संकेत, या राम गोपाल जी मेरे कान में कुछ कहें तो क्या जा सकते हैं। ये वो पकड़ने के लिए आए, क्योंकि ये समरसताएं बंद हो गई हैं। या तो हम इधर हैं या हम उधर हैं। ये जो हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं मोहब्बत में, प्रेम में, इसी का नाम काशी है, इसी का नाम काशी है। इस पुस्तक को जब आप देखेंगे, और जब मैं देख रहा था, ये केवल काशी के किसी व्यक्ति द्वारा ही संभव था, काशी के किसी लंठ द्वारा ही संभव था कि हैदराबाद में बैठे हुए बैरिस्टर ओवैसी भी अपनी किसी बात और अपनी किसी प्रस्तुति का आखिरी सफा लिखने से पहले जिस पत्रकार से बात करें, उसका नाम हेमंत शर्मा है। और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी भी अपने दिव्य नेत्रों से शास्त्र को हस्तामलकवत देखते हुए एक रेशे के बारे में अगर भ्रमित हों तो जिससे आखिरी राय लें, उसका नाम भी हेमंत शर्मा है। तो ये दो ध्रुवों को साधने की जो कला है, जो हम सब में थी, जो काशी में थी, जो भारत के जन जन में थी, मुझे लगता है कि आज इस मंगल मूर्ति के उत्सव में, इस सभागृह में बैठे हुए हम सब जो थोड़े से आयु जिनके पास अभी ईश्वर की कृपा से है, जो विद्वत पुरुष बैठे हैं, उनके सम्मुख तो मैं क्या कहने के योग्य हूँ, मेरी योग्यता नहीं है। अगर ये संकल्प लेके जाएं, जो भी हजारों लाखों लोग इसे सुन रहे होंगे, कि हम वैचारिकी में सहमत असहमति के बाद भी काशी के घाट की तरह, 80 के घाट की तरह हम भुजा पसारे हुए रहें, ताकि जो काम करने वाला है आदमी है, जो शास्त्रीय रूप से सोचने वाला आदमी है, वो भी, नास्तिक भी। काशी तो धर्मेंद्र जी इतनी अद्भुत ये परंपरा है कि यहां तो जो संध्या उपासना नहीं करता उसके पास भी तर्क है, मैं क्यों नहीं करता, और वो भी आनंद में है। एक पंडित नहीं करता, काशी में नहीं करता, सारे विद्वत परिषद ने बुलाया काशी की परिषद ने कि भाई तू क्यों नहीं करता? बोले सूतक, मेरे सूतक लगा हुआ है। 2 महीने बाद फिर बुलाया कि क्यों नहीं करता? बोले सूतक लगा हुआ है।
वो 8-9 महीने ऐसे ही कहता रहा सूतक लगा हुआ है। एक दिन किसी अच्छे खाए पिए पंडित ने पकड़ लिया, बोले बैठ यहाँ, कहाँ का सूतक? तो उसने बताया कि सूतक क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मृता मोहमयी माता, मेरे मन में मोह रूपी माया रोज मरती है, और जातस्य पुत्र ज्ञानोदय, और ज्ञान रूपी पुत्र रोज पैदा होता है। सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्योपासना। मेरे तो रोज सूतक लगा हुआ है, मैं कहां संध्या उपासना करूं। इसको भी काशी अस्वीकार नहीं करती, क्योंकि काशी के लहर तारा के किनारे उठी हुई एक हनक भरी आवाज, जिसका उल्लेख मेरे प्रिय अनुज कुंदन ने किया, उसको स्वीकार करने का साहस इस समय लोकतांत्रिक शक्तियों में भी नहीं है। पिछले 2 दिन से क्या चर्चा है, हम इनके नहीं जाएंगे, हम उनके नहीं जाएंगे। क्या मुझे क्षमा करें हेमंत जी, अधिकतम पत्रकार हैं और मैं ऐसे खतरे अक्सर लेता रहता हूं बोल देने का। नोएडा में हालत ये हो गई है, पत्रकार जो युवा पत्रकार है उनके विवाह का रिश्ता जब जाता है कि ये लड़का क्या करता है, बोले पत्रकार है, बोले किस पार्टी का? हमको पता होता है कि ये जो खबर आज चली है ये किस चैनल पे कैसी दिखेगी और कौन व्यक्ति कैसे बोलेगा। तो ये जो जगत की स्वीकारणी क्षमता है, जिसको काशी प्रकाशित करती है, और जिसके मूर्तिमंत प्रतीक हेमंत जी हैं, जो मैं उनसे सीखता हूँ। मैं एक तरह से उनका विद्यार्थी हूँ इस मामले में। और मैं जो वो मेरा आर्थिक शोषण वर्ष में 3-4-5 बार करते हैं, जिसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ये आप क्या सोच रहे हैं कि मैं बोलूँगा नहीं? जब मिलना है ही नहीं तो इसमें बोलने में क्या दिक्कत है? स्वामी जी ने एक दिन मुझको कहा कि तू ना मेरे एक प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग कर दे। तो हाँ, वो कौन सा कॉन्क्लेव था, उसमें स्वामी जी मिले। मैंने कहा महाराज जी कर दूंगा। क्या बोला? बोले गाय का दूध। तो मैंने कहा मुझको दिखा के क्या बताओगे कि गाय का दूध ना पीने पे आदमी ऐसा हो जाता है? बोले नहीं, मैं तेरे 2-4 भाषण चलाऊंगा, फिर कहूंगा गाय का दूध पीने से ऐसी स्मृति हो जाती है। तो मैंने कहा पैसे कितने दोगे? बोले अरे पैसे मांगता है मुझसे, पहलवानों ने लिए। मैंने कहा वो तो पहलवान थे, उन्हें क्या पता, मुझे तो चाहिए। तो मैं एक पंक्ति कह रहे तो उसका एक बंद सुना देता हूं कि मेरे तट पर जागे कबीर में घाट भरैनी तुलसी की। मेरे तट पर जागे कबीर में घाट भरैनी तुलसी की। युग युग से हर्षापित बेटे की माता हूं मैं हुलसी सी। वल्लभाचार्य तैलंग स्वामी रविदास हूँ, रामानंद हूँ मैं। मंगल है मेरा मरण जन्म 100 जन्मों का आनंद हूँ मैं। मंगल है मेरा मरण जन्म 100 जन्मों का आनंद हूँ मैं। कंकर कंकर मेरा शंकर, कंकर कंकर मेरा शंकर। मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं। 2 बंद सुनाता हूँ, एक जो काशी के भले का है और एक मंच के कुछ लोगों को अच्छा लग जाएगा वो वाला। कि बांसुरिया हरि प्रसाद की, रविशंकर सितार की तान हूँ मैं। बांसुरिया हरि प्रसाद की, रविशंकर सितार की। अरे वो मंत्री जी ताली तो बजा, पेमेंट नहीं मिला। हाँ वो बैठा है, बताओ। वो सांसद जी भी ऐसे बैठे हैं। आप तो कम से कम मेहनत करो, आपको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। एक मोदी जी का फोटो, एक कमल का निशान हो, आपका क्या मेहनत है? कि बांसुरिया हमारे मित्र हैं, कि बांसुरिया हरि प्रसाद की, रविशंकर सितार की तान हूँ मैं। राजन साजन का अमर राग, गिरिजा देवी का गान हूँ मैं। शहनाई में बिस्मिल्ला खां, नाटक में आगा खान हूँ मैं। मुझ में रम कर जानोगे तुम के पूरा हिंदुस्तान हूँ मैं, के पूरा। जो मेरे घराने में जन्मे, जो मेरे घराने में जन्मे, उन 7 सुरों की प्यासी हूँ मैं। काशी हूँ मैं काशी हूँ मैं। भारत के रत्न कहाते हैं मेरी मिट्टी
मिट्टी के कुछ जाए भारत के रतन कहाते हैं। मेरी मिट्टी के कुछ जाए हर चौराहे पर पद्म श्री और पद्म विभूषण पा जाए। जिसको हो ज्ञान गुमान यहाँ, जिसको हो ज्ञान गुमान यहाँ, लंका पर लंका लगवाए। जिसको हो ज्ञान गुमान यहाँ, लंका पर लंका लगवाए। जिनिया जिनके ठेंगे पर है, पप्पू की अड़ी पर आ जाए। पप्पू की अड़ी पर दर्शन दर्शन सी गूढ़ गली, एक पंक्ति देखिए, दर्शन दर्शन सी गूढ़ गली में रांड सांड सन्यासी हूं मैं, काशी हूं मैं काशी हूं मैं। अंतिम बंद पढ़ता हूं जिसमें आप तो प्रसन्न होंगे, लेकिन विशेष रूप से हमारे बहुत पुराने मित्र धर्मेंद्र भाई और नीचे बैठे उनके पार्टी के सहकर्मी लोग मोक्ष को प्राप्त होंगे। कि मैं महामना का गुरुकुल हूँ, मैं महामना का गुरुकुल हूँ। विद्या की ज्योत जगाती हूँ, विद्या की ज्योत जगाती हूँ। मैं लाल बहादुर में बसकर भारत को विजय दिलाती हूँ। मैं लाल बहादुर में बसकर भारत को विजय दिलाती हूँ। जो राजा से लड़ जाए निडर, जो राजा से लड़ जाए निडर, राजर्षि ही उसे बनाती हूँ। पंक्ति आ रही है धर्मेंद्र जी, उसमें ताली आनी चाहिए, फोटो में दिखेगा। जो राजा से लड़ जाए निडर, राजर्षि ही उसे बनाती हूँ। जनगण के मन की मांग समझ, जनगण के मन की मांग समझ, गुजराती गले लगाती हूँ। जनगण के मन की मांग समझ, गुजराती गले लगाती हूँ। मैं जम्बू द्वीप का वर्तमान, मैं जम्बू द्वीप का वर्तमान जीने वाली इतिहासी हूं मैं, काशी हूं मैं, काशी हूं मैं, काशी मैं काशी हूं मैं, 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 काशी। ओम नमः पार्वती पतये। भाई कुमार विश्वास के साथ दिक्कत ये है कि वो जैसा शुरू में कहा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वो वहाँ गलत जगह पैदा हो गए, वरना वो साकार अपने व्यक्तित्व में रांड सांड सन्यासी इकट्ठा है, तो कोई इस पर अंतर ही नहीं है। अब मैं बड़ी आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को, जो समाजवादी चिंतक हैं, बौद्धिक हैं, सांसद हैं, संघर्षशील योद्धा समाज के आवाज़ के रहे। कृपया आप आए। प्रभात जी, उमेश प्रसाद सिंह जी, आपके प्रयासों से ये पुस्तक आई, और आदरणीय हेमंत जी यद्यपि हमसे 15-16 साल से भी ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में, अनुभव में, मैंने तो केवल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, ये कैलाश को भी छू के आ गए कि नहीं आ गए? तो है अनुभव ज़्यादा कि नहीं है? हेमंत जी के लिए मैं सामने देख रहा हूं, सारे प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे राजनेता हों, चाहे अन्य सभी सज्जन हों, वे सब यहाँ हैं। और इसलिए क्योंकि हेमंत जी के खास आज के इस युग में जब आदमी तमाम तनाव में रहता है, तब भी अगर हेमंत जी से मिल लेगा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, और यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई आदमी मिले, उससे मिलकर दुखी आदमी भी उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए, तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत ही इस पूरे समाज को कुछ न कुछ देने वाला आदमी है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी देने वाले तो कदम कदम पे बैठे हुए हैं, जिनसे मिलकर पॉजिटिव एनर्जी आप में आए, मिलना उन्हीं से सार्थक होता है। और हेमंत जी से तो जब हम मिलते हैं हम लोग,
तो जो मिलते हैं कुछ देर के लिए सारा तनाव मुक्त हो जाता है आदमी। हंस के, जैसे महाराज जी बहुत ज़बरदस्त हंसते, और हम लोग भी कोई हंसने वाले कम नहीं हैं, लेकिन अभी आप लोगों के सामने हंसना ही रह जाता। तो मैं हेमंत जी के लंबे, सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। उनके परिवारीजन, बीना बैठी हुई हैं, बिटिया भी बैठी हुई हैं, बेटा बाहर है, सबके स्वस्थ रहने और सुखी रहने की कामना करता हूँ, क्योंकि जितना सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बेहतर लिखेंगे और समाज के कल्याण के लिए लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब मैं निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से, वो आए और अपना उद्बोधन भाषण करें। भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, साठ के हेमंत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। काशी को जिस ढंग से हम सब समझते हैं, शोक में भी सुख का अनुभव करती काशी, दुख में भी सुख का अनुभव करती काशी, चिता की राख में भी होली खेलती काशी, हर परिस्थिति में जिंदगी जीने वाली काशी, यदि एक शब्द में समेट करके कहा जाए तो उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में हम आदरणीय हेमंत शर्मा जी को पाते हैं। दुनिया में चाहे हेमंत जी कहीं जाएं, काशी इनके साथ उसी प्रकार स्टैम्प्ड रहती है जैसे एक पुस्तक के साथ उसकी जिल्द रहती है। पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, विद्वान उसकी कथानक को देख करके, प्रस्तावना को देख करके, जिल्द को देख करके बता देते हैं कि पुस्तक के अंदर ऐसा हो सकता है। काशी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता, या आपके पास समय नहीं है तो हेमंत जी को आप पास से देखिए तो काशी आपको नाचती, हंसती, खेलती, कूदती, हर परिस्थिति में जिंदा दिल रहने के लिए आपको सिखाएगी। मैं सभी काशी वासियों को नमन करता हूं कि बनारस के इस लाल ने बनारस से निकल करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और फिर देश की राजधानी दिल्ली में वो सब कुछ किया है जो एक काशीवासी को करना चाहिए। हमारा हेमंत जी भाई साहब से रिश्ता बहुत पुराना है। मुझे अच्छी तरह याद है विश्वविद्यालय के दिनों में जब हम हॉस्टल से पैदल निकल करके छात्र संघ के उपाध्यक्ष के लिए अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, तो हेमंत जी जनसत्ता को कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस आते थे। 35-40 वर्षों से लगातार एक एक दिन कहां से कहां तक हम लोग चले आए, और जैसी स्थिति तब थी वही स्थिति आज भी है। जेब में पैसे हो न हो, एक बार की मुझे याद आ रहा है कि उस समय तो तनख्वाह बहुत कम होती थी, 3000 रुपया 5000 रुपया भी सैलरी बहुत मुश्किल से मिलती थी। हेमंत जी नरही में दूध पीते थे, लखनऊ में एक मोहल्ला नरही है, और 5000 की तनख्वाह में उसका बिल 8000 का दूध का था महीने का, और दूध खुद नहीं पीते थे, सबको पिला देते थे, जिसको पीना पिए। पूरी मित्र मंडली दूध पीती थी। और मुझे याद है वो पाल साहब जिनकी दुकान है वो अभी भी हैं, और आज आए पाल साहब, कहाँ है भैया? अच्छा बैठे हैं, आपको नमस्ते। तो पाल साहब जो है बड़े सज्जनता तल्लीनता से दूध बना करके पिलाते थे। एक और अगर हम एक व्यक्ति को याद न करें, कितनी भी भीड़ हो, सीएम बैठे हो, डीएम बैठे हो, कोई बैठा हो, एक अखबार का हाकर साइकिल खड़ी करके बहुत तेजी के साथ पूरी मीटिंग में घुस के आते थे कान में, हेमंत भैया ऐसा हुआ है, और बड़ी गति से निकल जाते थे। उनका नाम था बापू, ब्रजेंद्र सिंह बापू। उनके बारे में शायद कोई लेख भी आपने लिखा है। उस समय हम लोग किताबें हम भी खरीद नहीं पाते थे, हॉस्टल में रहते थे,
तो माया इंडिया टुडे का जहाँ लिखा रहता माया इंडिया टुडे, उसको वो फाड़ लेते थे, बारी पुस्तक कहते थे तुम फ्री में पढ़ो। वो बापू को भी हम याद करेंगे, नमन करेंगे। और ऐसे हेमंत जी भाई साहब की ज़िंदगी में ढेर सारे लोग हैं जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाई साहब के साथ काम किया है। मैं इस पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं, प्रकाशक जी को शुभकामनाएं देता हूं, और हेमंत जी भाई साहब को 60 वर्ष के लिखापढ़ी में भले ही हो गए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस पुस्तक का अगर हेडिंग 21 के हेमंत होता तो अच्छा होता। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं, बात समाप्त करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा भाई धर्मेंद्र प्रधान जी से, वो आए। माननीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय, निश्चल सरल सविनय व्यक्ति। नमस्कार। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं, ऐसे मेरे को जब भी काशी आने का अवसर मिलता है मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। आज भी ऐसे एक क्षण है, काशी में आने से मैं विद्यार्थी बन जाता हूं, 2 चीज नया सीखने का अवसर मिलता है। आज भी ऐसे कुछ स्थिति बनी। इस किताब की विमोचन के अवसर पे संक्षेप में जहां कवि आते हैं, जहां साहित्यकार आते हैं, जहां प्रोफेसर साहब, ब्रिजेश जी और मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति आते हैं, उस सभा की गति किसी के गवा के समय के नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन काशी ऐसे एक स्थान है जो सारा चीजों को अपने आप में नियंत्रित कर देती है। ये महादेव की कृपा है। आज ऐसे ही एक समारोह यहाँ हो रहा है। मित्रों, इस किताब को थोड़ा मैंने पहले से मेरे हाथ लगी, थोड़ा उसको मैंने आने की पहले पढ़ने का कोशिश कर रहा था। संजोग देखिए, हम कभी भी कहीं जाते हैं तो भारतीय परंपरा में हम 100 रुपया नहीं देते हैं, 101 रुपया देते हैं या 111 रुपया देते हैं। इसमें उमेश प्रसाद जी का उल्लेख को मिलाते हुए 111 व्यक्तियों की लेख है, मंच पे बैठे हुए सभी महानुभावों का लेख है। लेकिन सही मायने में कुमार विश्वास जी ने कहा, भारत में प्रजातंत्र की एक अनोखी परंपरा है, काशी उसकी एक मंथन स्थान है। मैग्ना कार्टा से कुछ सदियों की पहले पाश्चात्य की राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि प्रजातंत्र मैग्ना कार्टा से उत्पन्न हुई है। शायद उनकी स्वल्प दृष्टि, शॉर्ट साइटेडनेस उनको काशी के साथ परिचय नहीं कराया था, भारत के साथ परिचय नहीं कराया था, भारतीयता के साथ परिचय नहीं कराया था। नहीं तो उनको मालूम होता कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ कितनी गहरी है। आज इस कार्यक्रम उसकी एक प्रतिफलन है। नहीं तो समाज जीवन के, राजनीति के, विचार के अनेक भिन्न भिन्न मत रखने वाले महानुभावों की एक व्यक्ति के ऊपर आलेख आए, ये अपने आप में सच में आज की परिस्थिति में, जैसे आज G20 की प्लेटफॉर्म पे भारत की नेतृत्व में एक लीडर्स स्टेटमेंट जब निकला, दुनिया चकित हो गई। भारत ने इस सारे तनाव वाले माहौल में भी उसको करके दिखाया। ऐसे ही उसे ये कम नहीं है। हेमंत जी की ये जो 60 के हेमंत, ये किताब की हेडलाइन भी काशी की लहजे में लिखा गया है। मैं प्रसाद जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप हेमंत जी को रग रग से जानते हैं। आपने तो आज थोड़ा ही डिस्क्लोज किया, थोड़ा ज्यादा कुमार विश्वास जी ने कहा किया है, थोड़ा ब्रजेश जी ने किया है। लेकिन मैं कभी ऐसे, जैसे आपने भी पुस्तक की समीक्षक हमारे कह रहे थे कि भाई हेमंत जी के ऊपर विश्लेषण 5 मिनट में नहीं हो सकता, आलोचना 5 मिनट में नहीं हो सकता है। प्रभात जी, आप ऐसे जब भी कभी गोष्ठी करोगे, मैं नीचे बैठ के सुनने के लिए उस गोष्ठी में आना चाहूंगा। और हेमंत जी के ऊपर वर्णन करते हुए हेमंत जी को क्लासिकल राइटर तक समीक्षा किया गया है। ये समीक्षक की विचार है, उसको आदर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया। काशी में मेरा ये आसक्ति बढ़ा है और मैं निसंदेह कह सकता हूं, ये किताब मैं
शायद रिकॉर्ड समय में उसको पढ़ के खत्म कर दूंगा। ये इतनी मोटी किताब है, लेकिन उसमें इतना आकर्षण है, इतना तथ्य है। हेमंत जी के बारे में तो जानकारी है ही। दो विषय कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, काशी के बारे में एक बात कहा जाता है, काशी एक जीवंत शहर है। जीवंत शहर नहीं, जीवंत सभ्यता है। भारत में 4-5 सभ्यता की केंद्र है। काशी सबसे पुरानी है, सबसे जीवंत है। लाइवलीहुड कहाँ है, लाइवलीनेस कहाँ है, तो काशी को दिखनी चाहिए। काशी ने दुनिया को एक देन दिया है, अनेक चीज दिया है, लेकिन काशी गुरु की परंपरा को काशी का ही देन है। इसलिए आज ऑक्सफोर्ड में, मैं प्रधानमंत्री जी को कोट करता हूं, ऑक्सफोर्ड में भी एक स्ट्रीट की नाम है, हार्वर्ड में एक स्ट्रीट की नाम है गुरु। वो काशी से संबंधित जुड़ता है। मैं ऐसे काशी में हेमंत जी जैसे गुरु को, मैं समाज गुरु को आज शुभेच्छा देता हूं। उनकी 60 साल की, ऐसे हेमंत जी लगते नहीं 60 साल के, उसको जो कलन आप कर ले, लेकिन हेमंत जी 60 साल के अवसर पे मैं उनको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। और अंत में मैं एक विनोद की बात कह के जाता हूं। आज तो कबीर ने माहौल को खूब जमाया और किसी को नहीं छोड़ा। मेरे लगा कि आरंभ में वो बाबा जी पे चले, हेमंत जी को लपेटे। बाद में लगा कि आज पहले शुरू किए मेरे मित्र ब्रजेश पाठक जी से, थोड़ा बहुत प्रोफेसर साहब को भी लिए। मेरे को लगा कि मेरे को छोड़ देंगे, फिर बाद में वो कहे कि नहीं धर्मेंद्र जी ताली बजा रहे कि नहीं बजा रहे। मैं इसे मर्म कथा कहूंगा कि धर्मेंद्र जी ताली बजा रहे कि नहीं बजा रहे, मैं थोड़ा दिखूंगा। कबीर मेरे नेता की छाती 56 इंच की है। आप में ऐसे मेरे मित्र है, हम लोग, मेरा परिचय पहली बार हुआ था जब वो किसी पक्ष को वकालत करने के लिए टीवी स्टेशन जाते थे, हम भी जाते थे हमारी पक्ष को करने के लिए। तब हमारी मित्रता 15-1 साल पहले होती थी। मैं कहना नहीं चाहिए, वो भी मुस्कुरा रहे, वो तब कहाँ थे और आज कहाँ है। मेरे ही नेता की छाती में दम है, जो पिछले प्रजातंत्र में आजादी के उपरांत शायद जनता के फैसले को प्रतिपक्ष कहां तक अस्वीकार करती है, उसकी कुछ पराकाष्ठा हम सभी के भाषणों में सुना। उसके बावजूद सारा चीजों को पीछे छोड़ते हुए 140 करोड़ भारतीयों की गौरव कैसे बढ़े, ऐसे चिंता करने वाला मेरा नेता है। गुजराती नहीं है, गुजराती नहीं है, भ्रम में कोई ना रहे, वो भारतीय है। आज जब विश्व में जाते हैं वो कोई गुजरात के सम्मान नहीं होता है, 140 करोड़ भारतीयों की सम्मान होता है। और संयोग है, उन्होंने जब यहां पहली बार आए, उन्होंने कहा मेरे को मां गंगा ने बुलाया है। वो लपेटे नहीं है, गंगा ने उनको लपेट लिया, काशी वासियों ने लपेट लिया। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करूंगा परम पूज्य बाबा रामदेव जी से, वो आए और उद्बोधन भाषण करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर, बोले भारत माता की। हेमंत जी का व्यक्तित्व बहुत विराट हो चुका है और अब वो जिस मीडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टीवी 9 भारतवर्ष है, तो आप में पूरा भारतवर्ष समाहित है। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई हेमंत जी का। और सब आप उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, अब वो 60 के हो गए और 60 में भी पूरे ठाठ से रहते हैं। अब 60 में भी 8 जैसे बच्चों की तरह मुस्कुराते हैं। निर्भर रहने वाले पत्रकार हैं। नहीं तो आजकल बहुत से पत्रकार तो ऐसा लगता है एंकरिंग करते करते बहुतों का बीपी बढ़ जाएगा, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाएगा। इस हालात में जीते हैं। तो ये एक लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, ये एक मीडिया के नए आविष्कार भी हैं। और अभी हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी धर्मनगरी के इस प्रांगण में आकर के उन्होंने धर्म के बहुत से सूत्र आपको दिए। उन्होंने कहा वो एक प्रमाण भी है।
और एक सांस्कृतिक लोकतंत्र है, एक वैचारिक लोकतंत्र है। उनकी एक स्वतंत्र विधा है अपनी बात को कहने की। मैंने बहुत वर्षों के बाद हमारे भाई राकेश जी ये किताब ले आए, 2-3 उनकी, मुझसे कहा कि स्वामी जी आपको जितना वक्त है आप हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक इसको पढ़िए। तो मैंने कई वर्षों के बाद पढ़ा, तो माने उनमें इतना रस है। भगवान के लिए कहा जाता है रसो वैसा, भगवान तो रस से आप्लावित हैं, उनमें सब रस है, तो इनमें भी सब रस है। इन्होंने बहुत सी चीज़ें इसमें इनकी किताब में लिखी, मैंने कहा मैंने कोट कर दी इनको तो सीधा मुझ पर मुकदमा हो जाएगा, लेकिन वो इतने ठाठ से रहते हैं और माने निर्दोष भाव है उनके अंदर। और मैंने 3 पत्रकारों को बड़े शिखर छूते देखा है, और माने इनका कोई सपना नहीं था कि मुझे कोई बहुत बड़ा टीवी चैनल बनाना है और उसको भी वर्षों से नंबर 1 रखना है, और इतने अल्प समय में एक शून्य से यात्रा शुरू करके उसको शिखर पर ले जाना, और वो भी गला काट स्पर्धा है साहब। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई चैनल बना करके उसको एक नई प्रतिमानों के साथ चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में भी उन्होंने आत्मस्पर्धा करते हुए और एक नया प्रतिमान गढ़ा है, उसके लिए भी एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। टीवी नयन भारतवर्ष को जो इन्होंने ऊंचाई दी है वो इन्हीं का आविष्कार था, वो भी नहीं तो कहीं कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम में वो एक चैनल था, उसको इतना शिखर आरोहण आपने दिया है। अब ये हेमंत शर्मा, मैं पढ़ रहा था रामबुद्ध राय जी को इनके बारे में बात करते हुए कि जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से सर्वसमावेशी है। माने इनका प्रेम हर जाति से, हर मजहब से, हर पंथ से, जैसे हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे, वैसी जैसे उल्टे दिमाग वालों से लेकर के, माने उनके साथ इनकी मित्रता कैसे हो जाती है। कौन सी मिठाई ले जाकर के उनको खिलाते हैं या भांग पिलाते हैं, लेकिन अद्भुत है साहब। तो हेमंत शर्मा जी, आजकल सनातन पर जातिवाद के गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन शर्मा नाम रखते हुए भी कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी सबका कोई प्रिय है तो हेमंत शर्मा जी। राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, आर्थिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक साम्राज्य जीवंत रहते हैं, उसका काशी प्रमाण है, पूरा भारतवर्ष उसका प्रमाण। और उस सांस्कृतिक विरासत के, उस धरोहर के हमारे शाश्वत प्रतिनिधि हैं हेमंत जी, उनके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वह हमारे गौरवशाली अतीत के जो है पुरुषार्थपूर्ण वर्तमान है और भविष्य की हमारी आशा और विश्वास भी हैं। आज हम यहाँ हेमंत जी को अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा, हम भी सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं। जब से हम बैठे हैं तब से हमारे कुमार विश्वास भाई कह रहे हैं कि मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दो, अब सुबह 4 बजे उठने के लिए तैयार हो तो कल से ही। तो ये हमेशा भाषण त्याग के देते और हमेशा चेक की बात करते हैं। और लगोटी तो आपने साहब वो एक अहीर की कहानी लिख रखी है, में बहुत जोरदार लिखते हो साहब। बोलेंगे गाय जैसे सीधे, और पता नहीं क्या क्या लिख रखा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा साहब। आज हम सब एक विशेष व्यक्तित्व के लिए यहाँ पर आए और हेमंत ने 60 के हेमंत ने सबके ठाठ कराए। आज सब यहाँ बहुत आनंद से सम्मिलित हैं इस उत्सव में। इतनी सभ्य और इतनी आनंदपूर्ण उपस्थिति जिसमें सब ने पूरा एंजॉय किया है। एक बार हेमंत जी के लिए फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपने जो एक यहाँ पर जो बनारसी होने का, काशी का एक अर्थ तो काशते प्रकाशते जो भी विद्वान लोग करते हैं। मैंने एक से पूछा बनारस का मतलब क्या, बोले जहां रस बना रहता है, जहां का रस कभी खंडित नहीं हो रहता, अखंड है। तो बाकी तो दुनिया के रस थोड़ी देर बने रहते हैं, पहले थोड़ी देर का मजा फिर जिंदगी भर का सजा, नहीं तो फिर तो
एक अखंड रस तो भगवान काशी विश्वनाथ का ही है। अमृत है हरि नाम जगत में, थोड़ा ताली बजा लेना, यही तो है, अभी और क्या करना है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो तीर्थ है हरि धाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता। ओ अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले काशी विश्वनाथ की। हेमंत जी बहुत बहुत प्रणाम। हेमंत भाई, अब तो आपको आना पड़ेगा आभार प्रकट करने के लिए। कुमार विश्वास खतरे में हैं। अब दंत मंजन के साथ बाबा गीत भी ले गए, और आप जानते हैं कि बाबा की मार्केटिंग स्किल इस समय सबसे ज़्यादा है, और उन्हें किसी मॉडल की भी ज़रूरत है नहीं। सारी चीज़ें अपना आजमाया हुआ बेचते हैं। पतंजलि और चरक के बाद योग और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने वाले स्वदेशी स्वावलंबन और राष्ट्रीय स्वाभिमान की साक्षात मूर्ति, असली योगी बाबा रामदेव जी। पचहत्तर साल में पहली बार शिक्षा से मैकाले के भूत को भगाने वाले नई शिक्षा नीति के जनक भाई धर्मेंद्र प्रधान जी। कुछ लोग चुनाव लड़कर प्रधान होते हैं, आप जन्मजात प्रधान हैं। तुलसीदास के बाद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि, हिंदी कविता को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने वाले, हिंदी कवि के दारिद्र्य को दूर करने वाले भाई कुमार विश्वास जी, आज हिंदी का कवि भी खड़ा होकर हजारों लाखों रुपए मांगता है कवि सम्मेलन के। इसके श्रेय कुमार विश्वास को है। मैंने अपने बचपन में देखा था कि कवि सम्मेलनों में कभी बस से आते थे और रिक्शे में जाते थे। अब कुमार विश्वास जी को अगर आप बुलाइए तो उनका दफ्तर आपको मैसेज भेजेगा, एस क्लास मर्सिडीज, जगुआर 7 सीरीज, BMW फलाना, लंबोर्गिनी पता नहीं क्या चीज। मैं तो जानता ही नहीं था कि ऐसी ऐसी कारें भी होती हैं। तो यह हिंदी के कवि की प्रतिष्ठा है। जब राजनीति में पढ़ाई लिखाई का अकाल पड़ रहा हो तो ऐसे में प्रोफेसर राम गोपाल जी के पर निगाह बरबस पड़ती है। भाई राम गोपाल यादव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई ब्रजेश पाठक जी, नीचे बैठे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, अनिल राजभर जी, उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी, स्टाम्प मंत्री भाई रविंद्र जायसवाल जी, हालांकि वो छूत छुड़ाने के लिए अभी अभी आए हैं, आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु जी,
ठाकुर जयवीर सिंह जी, मुझे धन्यवाद देने का काम मिला है, इसलिए मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूं। नोएडा से पधारे हर मर्ज के डॉक्टर भाई महेश शर्मा जी, वाराणसी के मेयर प्रथम नागरिक अशोक तिवारी जी, राजनीति, समाज विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अद्भुत विद्वान प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी, बीएचयू के प्रोफेसर और संकट मोचन मंदिर के महंत आदरणीय विश्वम्बरनाथ मिश्र जी, मेरे मित्र राकेश दत्त त्रिपाठी जी, दुबई से इसी कार्य के लिए आए भाई यशवंत देशमुख जी, पद्मश्री नागेंद्र जी जो बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर योग विश्वविद्यालय चलाते हैं, पद्मश्री के त्रिपाठी जी, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी जी, पद्म भूषण आचार्य देवी प्रसाद द्विवेदी जी, भुवनेश्वर से अपनी शिव स्तुति के लिए खास तौर पर आई अभिलिप्सा पांडा जी, किताब के प्रकाशक प्रभात जी, लोकार्पित हो रही पुस्तक के संपादक भाई उमेश प्रसाद सिंह जी। उमेश प्रसाद सिंह और मैं साथ साथ पढ़ा हूँ, बीए, एमए और पीएचडी मैंने साथ की है। उनके और मेरे में एक और समानता है कि वो भी एक रिक्शे के पीछे अपनी साइकिल चलाते थे, मैं भी एक रिक्शे के पीछे अपनी साइकिल चलाता था। मैं जिस रिक्शे के पीछे अपनी साइकिल चलाता था विश्वविद्यालय में, वो अब हमारी धर्मपत्नी है। और उमेश प्रसाद सिंह का रिक्शा धोखा दे गया और बाद में उन्होंने इस विरह में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था मैं तुम्हारा पता नहीं जानता। और मेरे बुढ़ापे के साक्षी बन रहे आप मित्रगण। मैं स्वामी जी जब आ रहा था तो इतना चारों तरफ 60 के हेमंत, 60 के हेमंत, 60 के हेमंत लिखा हुआ था, तो कुछ लोग दुखी स्वर से हमसे पूछ रहे थे कि भैया 60 का हो गई ला। उन्हें इस बात का दुख था कि मैं 60 के रास्ते पर नहीं, घाट के रास्ते पर हूं। मैं आप सबको, भाई शीतल सिंह भी दिल्ली से आए हैं, पाणी आनंद जी, पारितोष चतुर्वेदी जी, कुंदन बम्बई से आए हैं। मैं आप सबका आभारी हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, अब लगता है जब धर्मेंद्र जी ने मुझे कहा कि आप 60 के नहीं लगते, बाबा जी ने भी कहा कि आप 60 के नहीं लगते, जबकि मैं बाबा जी की कोई गोली भी नहीं खाता हूं। बाबा जी के पास जवान बने रहने की भी गोली है और संतानोत्पत्ति की भी गोली है। इसके बाद भी ये दोनों लोगों ने कहा आप 60 के नहीं लगते, तो मुझे ये लग रहा है कि यह मेरे खिलाफ कुछ मित्रों का षड्यंत्र है कि मुझे 60 का घोषित करके मुझे लाचार, बेबस और बेकार आदमी साबित कर दिया जाए और मेरे पौरुष को झुठला दिया जाए। मुझे लगता है इसके पीछे शायद उनकी मंशा ये रही होगी कि इससे मेरी कुछ मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा जो बाजार थोड़ा बहुत चल रहा है वो बंद हो जाएगा और मैं एक बेदम और रिटायर्ड आदमी मान लिया जाऊंगा। मित्रों, आप जानते हैं मैं पहले से पीड़ित हूँ, 60 का तो अभी हुआ हूँ। जब 40 का था तब से इस पीड़ा से पीड़ित हूँ। मेरी दुर्दशा ये मेरे किसी मित्र ने नहीं कराई, मेरे बालों ने कराई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही पीड़ा देखकर रीतिकाल के कवि केशव ने यह लिखा था 500 साल पहले, केशव केसन अस करी जस अरिहु न कराय, चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही जाए। मेरी इस लाचार दशा का इस किताब को छाप कर उसे विस्तार दे दिया है प्रभात जी ने।
अब जो होना था वो तो हो ही गया, पर मेरा मानना है कि उम्र का संबंध बुढ़ापे से नहीं होता। बुढ़ापा एक मनोदशा है। युवा आदमी भी बुढ़ा हो सकता है उमेश जी की तरह, और युवा और बुढ़ा भी जवान हो सकता है मेरी तरह। असल में युवा होने का अर्थ ही चित्त की जीवंत दशा है। यह दशा जीवन में उत्सव, आनंद, उमंग, उल्लास, मस्ती, रस, राग, रंग से आती है। मैं जीवन को इसी जीवन दशा में जी रहा हूँ, इसलिए मैं 60 साल में भी जवान हूँ। मित्रवर कुमार विश्वास के एक दोस्त कवि हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। वो लिखते हैं, बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। मित्रों, समय समाप्त हो चुका है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी 4 लाइन की सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। अमेरिकन लेखक हैं एक स्कॉट फिट्जगेराल्ड, उनका मशहूर उपन्यास है द ग्रेट गेट्सबाई। इस पर फिल्म भी बनी है। यह कहानी बुढ़ापा, वार्धक्य और एजिंग को लेकर जो मानक और धारणाएं हैं उससे उलट एक अनोखे लोक में ले जाती है। कथा प्रतीकात्मक है, जीवंत है और जीवन को जीने की नई सोच पैदा करती है। उस कथा का जो नायक है बेंजामिन, वो अजीब रोग से ग्रसित है, और वो रोग ये है कि वो बूढ़ा पैदा होता है और घड़ी की सुई उल्टी चलती है। जैसे जैसे समय बीतता है वो जवान होता है, युवा होता है, और उसके बाद अंत में वो उसका बचपन लौटता है। तो मैं बेंजामिन की कथा जब पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ, उसमें अपने को देखता हूँ। कथा के हिसाब से यह मेरी युवा अवस्था है, बचपन अभी आना है। और यह सब काम बिना बाबा जी की गोली खाए। मैं महसूस करता हूं कि जैसे जैसे उम्र बीत रही है, मेरे भीतर का शिशु उतना ही प्रबल होता जा रहा है। जीवन में थकान नहीं है, चेतना प्रबल हो रही है, आनंद, उल्लास और उत्सव जीविता के साथ जीवन जीने का आग्रह बढ़ता जा रहा है। मैं जीवन का अंत इसी उत्सव धर्मिता के साथ जीना चाहता हूँ। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहता था कि मनुष्य के आसपास का परिवेश उल्लसित होना चाहिए। कोई व्यक्ति तब तक बुद्धिमान नहीं हो सकता जब तक उसका संसार ज्ञानी, मनोरंजक, आनंददायी और मजाकिया लोगों से खाली न हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। जीवन में आनंद की यह गूंज बनी रहे, मन बनारस में रहे, तन भले दिल्ली में रहे, सिर्फ खुद के नहीं दूसरों के आनंद की भी रचना करे। बाबा विश्वनाथ से यही कामना करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।